हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। 2 अक्टूबर के डेली जनरल स्टडीज कैप्सूल में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीएससी, पीएससी या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल स्टडीज आता है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। बात करें आज के टॉपिक्स की तो सबसे पहले 2 अक्टूबर की हिस्ट्री में हम देखेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस को, जो कि गांधी जयंती के दिन मनाया जाता है। इसके अलावा आज ही के दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन होता है। ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक यूपी पीसीएस से रिलेटेड होगा, जिसमें हम नोएडा फिल्म सिटी की बात करेंगे। इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क और लास्ट में साइंस में हमारा टॉपिक होगा आईएनएस विराट, जिसको कि डिकमीशन करके स्क्रैप बनाने के लिए भेज दिया गया है। अब देखिए, आप सभी को पता है कि आज के दिन हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। हाउएवर, आप गांधी जी के ईयर ऑफ बर्थ को याद रखिएगा, जो कि 1869 है। अच्छा, इसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी मनाया जाता है। इसके लिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 15 जून 2007 को वोटिंग की थी और इस दिन को इस्टेब्लिश किया था। यूएनजीए के रेजोल्यूशन के हिसाब से इस दिन का ऑब्जेक्टिव एजुकेशन और पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू नॉन वायलेंस के मैसेज को पूरी दुनिया में फैलाना है। 1904 में आज ही के दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था, जो कि हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। इनके कार्यकाल में ही व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था, जिसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने और सप्लाई करने पे एम्फेसिस दिया गया था और इसी के अंतर्गत अमूल मिल्क कोऑपरेटिव को सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था और साथ ही साथ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भी इन्हीं के कार्यकाल में स्टैब्लिश हुआ था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए और किस व्यक्ति को श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा भारत के फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन भी इन्हीं के समय पर आया था, इन दी ईयर 1965। साथ ही 1965 का युद्ध जो हमारा पाकिस्तान के साथ हुआ था, उसके समय पर लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अब देखिए, भारत पाकिस्तान का युद्ध फॉर्मली 10 जनवरी 1966 को एंड हो गया था विद द साइनिंग ऑफ ताशकंद एग्रीमेंट। यहाँ पर ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है और बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से अगले ही दिन लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। ऑफिशियली ये बताया गया कि इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था, बट हिज फैमिली वॉज नॉट सेटिस्फाइड। अच्छा, 1966 में ही इनको मृत्यु के बाद भारत रत्न सम्मान दिया गया था। अच्छा, इनकी मिस्टीरियस डेथ की जो सबसे वैलिड रीजनिंग लगती है वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से रिलेटेड है, जिनकी मृत्यु लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के कुछ ही दिन बाद 24 जनवरी 1966 को हो गई थी और उस समय पर इंडिया न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहा था। होमी जहांगीर भाभा की डेथ मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में एक प्लेन क्रैश में हो गई थी। अब देखिए, क्या सच है और क्या नहीं, इसको 100% श्योरिटी के साथ नहीं बताया जा सकता, बट उस समय की जियोपॉलिटिकल कंडीशंस के हिसाब से इंडिया वाज मच क्लोजर टू रशिया और यूएसए को इस बात का डर था कि अगर भारत के पास भी एटॉमिक कैपेबिलिटीज हो गई तो रशिया और इंडिया एक साइड पे हो जाएंगे। और देखिए, ये जो कनेक्शन है ये कुछ हवा में नहीं है, क्योंकि 1965 में शास्त्री जी ने बॉम्बे के पास स्थित ट्रॉम्बे में प्लूटोनियम रीप्रोसेसिंग प्लांट का इनॉग्रेशन किया था और होमी जहांगीर भाभा के सजेशन पे इन्होंने एक साइंटिस्ट का ग्रुप बनाया था जिसका नाम था स्टडी ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स फॉर पीसफुल पर्पसेस। तो आप इन दोनों फैक्ट्स को याद रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने गौतम बुद्ध नगर में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है। अब आज के समय में काफी सारी फिल्म्स और वेब सीरीज उत्तर प्रदेश में शूट की जाती हैं और इस फिल्म सिटी के एस्टैब्लिशमेंट के बाद काफी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। अब फिलहाल के लिए ये सिर्फ एक प्रपोजल है। हाउएवर, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को फिल्म सिटी के लिए लैंड खोजने के लिए कहा गया है। अब उत्तर प्रदेश में फिल्म मेकिंग को प्रमोट करने के लिए यूपी फिल्म पॉलिसी 2018 लाई गई थी और इसके तहत ये कहा गया था कि फिल्म सिटीज बनाने के लिए जमीन को इंडस्ट्रियल रेट्स पे प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ फिल्म मेकिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा फिल्म सिटी का अपना खुद का पुलिस स्टेशन होगा और एक सेपरेट विंग होगी जिसमें
फिल्म के क्रू को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा फिल्म सिटी में फायर स्टेशंस और रोड्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाए जाएंगे। अब प्रेजेंट फिल्म मेकिंग इकोसिस्टम की बात करें तो ऑलरेडी एक फिल्म सिटी इस्टेब्लिश की गई है नोएडा के सेक्टर 16A में। ये लगभग 100 एकड़ का एरिया है जहां पर काफी सारे स्टूडियोज और मीडिया हाउसेज हैं। हाउएवर ओवर द इयर्स ये एरिया एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में डेवलप हो गया है और यहाँ पर काफी सारे ऑफिसेज हैं। इसके अलावा 2018 की फिल्म पॉलिसी के हिसाब से फिल्म प्रोसेसिंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाई जाएंगी इन लखनऊ, वाराणसी एंड वेस्टर्न यूपी। अब देखिए ये टॉपिक आपके स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है क्योंकि भारत की मेजर इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज में से टेक्सटाइल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क 2005 में लॉन्च की गई थी। इसका मेन एम टेक्सटाइल यूनिट्स को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें ग्लोबल, सोशल और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को रेज करने की बात की गई है ताकि देश में कुछ ऐसे एरियाज डेवलप किए जाएं जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ग्रोथ सेंटर का काम कर सकें। अब देखिए इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए PPP मॉडल प्रपोज किया गया है यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और इसी के तहत प्रोफेशनल एजेंसीज को भी प्रोजेक्ट्स के आइडेंटिफिकेशन और एग्जीक्यूशन के लिए एंगेज किया जाएगा। इसके अलावा हर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क में प्रोडक्शन के लिए 50 यूनिट्स लगाई जाएंगी। साथ ही साथ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं इस एरिया में उनको उनकी क्षमता के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बिग पिक्चर की बात करें तो काफी समय से इंडियन गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाना चाहती है और ये स्कीम भी उसी का पार्ट है। अब देखिए दुनिया में सबसे लंबा रिकॉर्ड रखने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत गुजरात के अलंग में भेज दिया गया है टू बी सोल्ड एज अ स्क्रैप। INS विराट को 2017 में डिकमीशन कर दिया गया था आफ्टर 57 इयर्स ऑफ सर्विस, जिसमें से 30 साल INS विराट ने इंडियन नेवी में बिताए थे जबकि शुरू के 27 साल ये ब्रिटिश रॉयल नेवी का पार्ट थी। इसकी हिस्ट्री को देखें तो सबसे पहले 1959 में इसको कमीशन किया गया था इन दी रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन एज HMS हर्मिस। जैसे हमारे यहाँ INS यानी कि इंडियन नेवी शिप एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है, वैसे ही ब्रिटेन में HMS यानी कि हर मैजेस्टी शिप एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल किया जाता है। रॉयल नेवी में अपने कार्यकाल के दौरान हर्मीस पे 3 फिक्स्ड विंग प्लेन्स और एक चॉपर यानी कि हेलीकॉप्टर ऑपरेट करते थे। ये एक लाइट फ्लीट कैरियर थी जो कि रॉयल नेवी के द्वारा डेवलप किए गए सेंटोर क्लास ऑफ शिप्स का पार्ट थी विच वॉज डेवलप्ड अराउंड वर्ल्ड वॉर 2। 1982 की फॉकलैंड वॉर HMS हर्मीस की ब्रिटिश रॉयल नेवी में लास्ट वॉर थी जो कि अर्जेंटीनियन फोर्सेस के खिलाफ लड़ी गई थी। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में स्थित एक देश है और इसी युद्ध के बाद इसको रॉयल नेवी से डिकमीशन कर दिया गया था। उस समय पर इंडियन नेवी के पास 1961 में कमीशन किया गया INS विक्रांत था जो कि एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर था। इसीलिए इंडियन नेवी ने HMS हर्मीस को 1985 में खरीद लिया। इसके बाद 1987 में ये शिप एज INS विराट काफी सारे चेंजेस के साथ इंडियन नेवी में कमीशन कर ली गई। इस शिप का मोटो है जलामेव यस्या बलामेव तस्या, यानी कि जो सी को कंट्रोल करता है वही पावरफुल है। INS विराट की मैक्सिमम स्पीड 28 नॉट्स थी। इंडियन नेवी में आने के बाद इस पे एक सी हैरियर क्लास का फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट था और साथ ही साथ 3 हेलीकॉप्टर्स थे, नेमली एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट सी किंग, MK-42B, MK-42C और एक चेतक। INS विराट के ऑपरेशंस की बात करें तो सबसे पहले 1989 में इसने ऑपरेशन जुपिटर में पार्ट लिया था जो कि श्रीलंका में पीस कीपिंग प्रोसेस का पार्ट था। इसके बाद इसको 1990 में गढ़वाल राइफल्स के साथ एफिलिएट कर दिया गया। 2002 के ऑपरेशन पराक्रम में भी INS विराट को डिप्लॉय किया गया था इन दी आफ्टरमाथ ऑफ इंडियन पार्लियामेंट अटैक्स। अब देखिए पुराने सिस्टम्स की वजह से दिन प्रतिदिन इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस बढ़ता चला जा रहा था और इनिशियली 2015 में इसको डिकमीशन किया गया था। हाउएवर 6 मार्च 2017 में मुंबई में एक फॉर्मल सेरेमनी कंडक्ट की गई थी जिसमें इसके डिकमीशन होने का अनाउंसमेंट किया गया था। INS विराट को हम
ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जानते हैं बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट टेन्योर। भारत की एयरक्राफ्ट कैरियर कैपेबिलिटीज की बात करें तो 2017 से ही भारत के पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, नेम्ड INS विक्रमादित्य। अब देखिए, कोई भी कैरियर बैटल ग्रुप बनाने के लिए एटलीस्ट 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जरूरत होती है। कैरियर बैटल ग्रुप एक ऐसी फॉर्मेशन होती है शिप्स और सबमरीन्स की जिसको वॉर के टाइम में यूज किया जाता है, विद एयरक्राफ्ट कैरियर एज इट्स लीडर। भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के नाम पे ही रखा गया है, जिसको जल्दी ही सी ट्रायल्स के लिए उतारा जाएगा और फिलहाल ये कोची शिपयार्ड्स में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इंडियन नेवी का जो मैरीटाइम कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान है, उसके तहत भारत को 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जरूरत है। भारत के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर कैपेबिलिटी बढ़ाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चाइना आज के समय में काफी एग्रेसिव पॉलिसीज अपना रहा है फॉर कंट्रोलिंग इंडियन ओशन रीजन। इसके अलावा चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और साथ ही साथ इनका टारगेट ये है कि 2020 के अंत तक इस कैपेबिलिटी को ये डबल कर देंगे, यानी कि इनके पास 4 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। तो ये था हमारा एनालिसिस 2 अक्टूबर के डेली जनरल स्टडीज कैप्सूल का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।